फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आचार्य एनपी सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बिलारी। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉपिक है आज गॉस की प्रमेय एंड इट्स एप्लीकेशन। तो गॉस की प्रमेय और कुछ इसके जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय क्या है और ये किसे डिफाइन करती है। सबसे पहले कथन इसके सूत्र के माध्यम से पता होना चाहिए आपको कि ये डिफाइन परिभाषित करती है वैद्युत फ्लक्स को। फ्लक्स को फाई से लिखते हैं और वैद्युत है तो इसके आधार में सफिक्स में लगा हुआ है ई, यानी वैद्युत फ्लक्स। इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/ε0 इंटू क्यू। इसका मतलब ये गॉस की प्रमेय जो होती है वो वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करती है। तो वैद्युत फ्लक्स की पिछली वीडियो में जो डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी वो क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से या गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ में लागू होती है। तो ये वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करती है। ऐसे मान सकते हैं आप कि वैद्युत फ्लक्स जो गॉस की प्रमेय जो होती है वो वैद्युत फ्लक्स की दूसरी परिभाषा होती है। तो इसका स्टेटमेंट देखेंगे सबसे पहले फॉर्मूले के माध्यम से। फाई ई इज इक्वल टू होती है Q/ε0। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/ε0 इंटू क्यू। तो इसे किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि किसी गॉसियन पृष्ठ से या किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो आधार में लग रहा है, ई इसका इलेक्ट्रिक है फ्लक्स, उसके आवेश का कितने गुना होता है 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे? इसे प्रूव करने से पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको, बहुत ध्यान से समझना। मान लो कोई घनाकार वस्तु है, तो घन में कितने पृष्ठ होते हैं, फलक होते हैं, सरफेस 6 होते हैं। तो एक फ्लक्स से जब वैद्युत बल रेखा निकलेंगी अर्थात वैद्युत फ्लक्स निकलेगा तो इसे गॉस की प्रमेय से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं Q/6ε0, क्योंकि इसमें 6 सरफेस होते हैं। एक सरफेस से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा फाई ई इज इक्वल टू Q/6ε0। तो इसे हम कह सकते हैं ये कुल वैद्युत फ्लक्स होता है। और ये जो होता है जो घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई इज इक्वल टू Q/6ε0। मान लो हमें कुल निकालना है वैद्युत फ्लक्स, तो एक फलक से भी इतना ही निकलेगा, दूसरे से भी इतना ही निकलेगा वैद्युत फ्लक्स, तीसरे से भी इतना ही निकलेगा। ऐसे ही 6 फलक हैं इसके, तो 6 फलक से इतना ही निकलेगा वैद्युत फ्लक्स। तो इसका मतलब 6 जगह जोड़ लो इसे या 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसे हम कह सकते हैं फाई इक्वल टू Q/ε0। ये नेट फ्लक्स होता है। ऐसे ही कोई समबाहु त्रिभुज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा वो एक फलक से इससे वो Q/3ε0 निकलेगा। इधर से भी इतना ही निकलेगा, इधर से भी इतना ही निकलेगा। यदि हम नेट फ्लक्स देखें हम तो फाई ई इज इक्वल टू फाई1 + फाई2 + फाई3। फाई1 का वैल्यू ये है, फाई2 की वैल्यू इतनी है, यानी इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 बार इसे ऐड कर सकते हैं। अर्थात गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ में लागू होती है और ये वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करती है। और इसका सबसे पहले कथन याद होना चाहिए आपको। कथन का मतलब स्टेटमेंट। अब इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। एक बार कथन और बता दे रहा हूँ। फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0 के अकॉर्डिंग किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उसके आवेश का
1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की परिमेय होती है। जो फाई जो होता है वो नेट फ्लक्स होता है। अब इसे प्रूव करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, आप गॉस की परिमेय की उत्पत्ति देखते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि गॉस की परिमेय बंद पृष्ठ में लागू होती है। तो इसमें सबसे पहले हम एक बंद पृष्ठ लेते हैं। वो बंद पृष्ठ गॉस की परिमेय के अकॉर्डिंग गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। और बंद पृष्ठ यहाँ पर कौन सा लेते हैं? गोला लेते हैं, स्फीयर लेते हैं। तो ये हमने क्या ले लिया है? R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। इसका सेंटर O है। अब हम इसके अल्पांश भाग की कल्पना करते हैं, क्योंकि ये पूरा गोला छोटे छोटे स्ट्रिप में बटा हुआ मान सकते हैं। इस प्रकार से मान सकते हैं हम। इस पूरे गोले का जो सरफेसी एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो A है। परंतु ये जो भाग लिया हमने, वो केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर भाग लिया है। तो इस भाग के अल्पांश भाग के क्षेत्रफल जो होगा वो होगा dA वेक्टर। तो इसके केंद्र पर हमने प्लस क्यू आवेश रखा है और प्लस से वैद्युत बल रेखाएँ क्या निकलती हैं? बाहर की ओर निकलती हैं। जिधर को वैद्युत बल रेखाएँ निकलती हैं उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उधर की दिशा भी प्लस से किसकी तरफ होती है? बाहर की तरफ होती है। हमने सबसे पहले क्या लिया? R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ यानी गोला खींच लिया। इसके अल्पांश भाग की कल्पना करते हैं, यानी इस पूरे गोले को हम छोटे छोटे स्ट्रिप या पट्टी में बटा हुआ मान सकते हैं। उस छोटे से अल्पांश भाग का जो क्षेत्रफल लिया है मैंने, वो यहाँ पर dA वेक्टर लिया है। इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। आप देख सकते हैं, यदि कोई गेंद है, गेंद को फेंक करके आपको मार दिया जाए तो गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, उसका पृष्ठ जो होगा वो आपसे टच होगा आपकी बॉडी से। तो उसकी दिशा कहाँ की ओर होगी? बाहर की तरफ। मान लो ये चौक है, चौक को इस प्रकार से टच करा रहे हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा कहाँ की ओर होगी? बाहर की तरफ होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसकी क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर होगी और प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी बाहर की तरफ होगा। तो हम बिंदु P से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे सबसे पहले, यानी dA वेक्टर अल्पांश भाग से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स अल्पांश भाग से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ही होता है d फाई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। पढ़ा होगा आपने, कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं आप। A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू होता है AB कॉस थीटा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल के अकॉर्डिंग आपने पढ़ लिया कक्षा 11 में। A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू होता है AB कॉस थीटा। यदि हम इससे तुलना करें A वेक्टर की E वेक्टर से और B वेक्टर की dA वेक्टर से, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा EDA कॉस थीटा। ये तो बिंदु P जो हमने माना है, जो इसके अल्पांश भाग का जो क्षेत्रफल है, तो इससे निकलने वाला क्या है? ये वैद्युत फ्लक्स। यदि हम बात करें, हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और इसकी दिशा dA वेक्टर, इन दोनों की दिशा क्या? सेम डायरेक्शन में है। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? थीटा 0 डिग्री, यानी 0 से कितना? 180 डिग्री। 0 डिग्री इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है। यहाँ पर थीटा का मान 0 लगा देंगे हम, तो cos 0 का मान 1 होगा। तो वैद्युत फ्लक्स किस में आएगा? पॉजिटिव। यदि हम थीटा का मान 180 डिग्री ले लें यहाँ पर, तो cos 180 का मान जब यहाँ लगाएंगे हम तो ये माइनस आएगा। तो इस प्रकार से ये बात सिद्ध होती है कि वैद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार का। तो यहाँ पर धनात्मक है तो इसलिए 0 से अग्रसर होंगे, बाहर की तरफ चल रहे हैं तो 0 डिग्री लेंगे।
तो इसलिए स्टूडेंट ध्यान रखना, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल जो लेंगे वो 0 डिग्री लेंगे यहाँ पर। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान ध्यान होगा आपको 1 होता है। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 का मान 1। अब हमने एक गोले के अल्पांश अवयव के क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला अभी तक यहाँ तक। अब हम इस गोले के संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। जब छोटा हिस्सा होता तो डिफरेंशियल रूप में होता लिखा हुआ, और डिफरेंशियल यानी पूरे का निकालना होता है हमें, तो हम इंटीग्रल कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं जिसे। तो अब पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो इंटीग्रल कर देंगे इसका। तो डी फाई ई दैट विल बी इक्वल टू ई डी ए, पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला, इंटीग्रल डी एक्स बराबर होता है एक्स। ऐसे ही यहाँ इंटीग्रल डी फाई ई क्या हो जाएगा, फाई ई। तो इंटीग्रल ये डी ए पर लग रहा है ओनली, ये ई तो बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रल डी ए का क्या हो जाएगा, ई ए, सॉरी डी ए का ए हो जाएगा, और ई ऑलरेडी है। ये समीकरण 1 मान लो। अब इस आर के पदों में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले पढ़ा चुके हैं हम, पिछली वीडियो में देख लेना। बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब भी कभी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है तो उसमें R जरूर आता है। तो R का फॉर्मूला ये, R के पदों में फॉर्मूला ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ वायु निर्वात के लिए, माध्यम के लिए K का मान क्या लिख दिया हमने, 1। अब पूरे गोले का क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, गोले का ही संपूर्ण पृष्ठ लगेगा 4πr²। अब ये इस क्षेत्र में R आ रहा है, तो R के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता R के पदों में ये लगा दिया हमने, और गॉसियन पृष्ठ गोला है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ लगा दिया। इस प्रकार से हम समीकरण 2 और 3 से E और A के मान 1 में लगा देंगे। समीकरण नंबर 2 व 3 से E व A के मान 1 में रखने पर तो फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स, ई का मान लग जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, और ए का मान 4πr²। 4π से 4π कैंसल आउट, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से फाई ई का मान आ जाएगा Q/ε0। यही गॉस की परिवें हैं, ठीक है। अर्थात गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उसके आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अभी हमने गॉस की परिमेय समझाई थी आपको। अब इसका एक अनुप्रयोग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो ये है अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। इसका आंसर ये आएगा बच्चों 1/4πε0 2 λ/r। इसे प्रूव करते हैं आप। बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, गॉस की परिमेय का अनुप्रयोग। तो हम सबसे पहले एक तार लेते हैं। तो हेडिंग पढ़ना ठीक से, अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय आवेशित तार के तार ले लिया हमने। तो इसे हम एक समान रूप से आवेशित करते हैं। अब गॉस की परिमेय का ये अनुप्रयोग है। तो गॉस की परिमेय बंद पथ में लागू होती है, बंद पास में लागू होती है। तो इस प्रकार से हम इसके चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। चारों ओर बेलनाकार क्यों लिया, क्योंकि तार कैसा होता है, तार बेलनाकार होता है। इसके सिरे बाहर निकाल दिए गए हैं, जिससे ये पता चल रहा है ये तार कैसा है, इनफाइनाइट, कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस बेलन को भी हम छोटे छोटे स्ट्रिप में बटा हुआ मान सकते हैं इस प्रकार से। इसमें एक बार समझें, ये स्ट्रिप, ये इस प्रकार से पूरा बेलन बन जाएगा। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ध्यान से समझें। इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P मान लिया और उस बिंदु P पर मैंने एक अल्पांश अवयव के क्षेत्रफल को ले लिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि इस पर प्लस का आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर होगी। इसके सिरे की बात करें हम यहाँ पर, तो इसके जो क्षेत्रफल है, अल्पांश भाग का क्षेत्रफल ले लिया मैंने। तो इसकी दिशा जो होगी वो वैद्युत क्षेत्र के क्या होगी, लंबवत होगी। इस प्रकार से अभी बताया था मैंने, चौक है, ये चौक बेलनाकार है। तो ये तो इसका वक्र पृष्ठ है और ये क्या है, इसके वृत्ताकार सिरे हैं। अगर हम इसे ऐसे टच कराएं तो इस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी और वक्र पृष्ठ की दिशा ये भी बाहर की ओर होगी। तो इसकी दिशा तो डी वेक्टर की ऊपर की ओर होगी और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अल्पांश अवयव के क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, इधर ही। परंतु यहाँ अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो वो भी इधर होगी। इसी प्रकार से इनके बीच में जो एंगल बनता है, अब बिंदु स्ट्रेंस बिंदु P से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स तो गॉसियन पृष्ठ जो खींचा है हमने बिंदु P से होता हुआ बेलनाकार, तो उसके अल्पांश क्षेत्रफल मान लिया इसका वक्र पृष्ठ, जिससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा अल्पांश भाग से वो होगा d phi e = E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। कक्षा 11 में आपने दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा होगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा। तो उसी प्रकार से ए वेक्टर के स्थान पर है ई वेक्टर है और बी वेक्टर के स्थान पर डी ए वेक्टर है। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। सही है स्टूडेंट्स। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, बाहर प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बाहर की ओर और इसके अल्पांश भाग के क्षेत्रफल जो माना हमने डी ए वेक्टर कंसीडर जो किया है उसकी दिशा भी बाहर की ओर है। इसलिए इनके बीच में एंगल कितना लिया जाएगा, थीटा 0 डिग्री लिया जाएगा, क्योंकि इस पर आवेश क्या है, प्लस है। प्लस से वैद्युत अल्लेखाएं बाहर निकलती हैं, अर्थात वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। तो धनात्मक होगा तो थीटा का मान 0 लिया जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान +1 होता है।
यदि यहाँ पर माइनस होता तो cos 180 लिया जाता, cos 180 और -1 होता है। इसलिए वैद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, धनात्मक और ऋणात्मक। यहाँ पॉजिटिव लिया जाएगा अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर समान दिशा में है, इक्वल डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर थीटा 0। स्टूडेंट्स यहाँ थीटा का मान 0 लगाएंगे तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, cos 0 दैट विल इक्वल टू 1। अब हम निकालेंगे टोटल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसके वक्र पृष्ठीय, क्योंकि इसके सिरे वृत्ताकार होते हैं बेलन के, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो वैद्युत फ्लक्स इधर से निकलने वाला और दूसरे सिरे से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स तो 0 होगा। तो वक्र पृष्ठ से ही निकलेगा। अब हम इस पूरे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसका दोनों ओर समाकलन कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। तो इंटीग्रल डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए। तो इंटीग्रल डी एक्स क्या होता है, एक्स हो जाता है, और डी फाई का फाई ई हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रल किस पे लग रहा है, ये सब पे लग रहा है, ई बाहर आ जाएगा, डी ए पे लग रहा है, डी ए का क्या हो जाएगा, ए। इस पर ध्यान रखें, ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द गॉसिस थ्योरम, बिकॉज द अप्लाई ऑफ द गॉसिस थ्योरम, यानी गॉस की प्रमेय अप्लाई जरूर होगी इसमें, अगर ये गॉस की प्रमेय का क्या है, अनुप्रयोग है। तो गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ में लागू होती है, और गॉस की प्रमेय के कथन और प्रूफ को हमने इस वीडियो में समझा ही दिया है आपको। तो गॉस की प्रमेय से जो वैद्युत फ्लक्स को जो डिफाइन करती है वो ये होती है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान लगा देंगे, परंतु यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो ए है वो क्षेत्रफल को इंगित कर रहा है, परंतु बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ना कि क्षेत्रफल। तो इसलिए हम एक बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ जो लिया है हमने इसके चारों, तो ए गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे। आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा गॉसियन पृष्ठ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ए इज इक्वल टू, पढ़ा होगा आपने हाई स्कूल में मेंसुरेशन में, ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, परंतु एच के स्थान पर क्या मान लिया मैंने यहाँ पर, एल। तो 2 पाई आर एल। इसे देखते हैं सूत्र को, इसमें क्या किसकी वैल्यू लगानी है किसकी नहीं लगानी है। तो फाई की वैल्यू हमने गॉस की प्रमेय से लगा देंगे। अब ए का मान ये निकाल लिया है इसे बेलन को देखते हुए, और ई का मान अब हम निकाल लेंगे, इससे नया सूत्र को जनरेट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द फाई एंड ए विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट। इसका मतलब यह है फाई ई व ए के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो फाई ई का मान, ये वाला फाई ई का मान क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट मैंने यहाँ पर लगा दिया है पहली समीकरण में, ई, और ए का मान 2 पाई आर एल ये भी लगा दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ई इंटू 2 पाई के साथ में मिला के लिख दूंगा ये एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू एल इज इक्वल टू क्यू की 1 से क्यू। तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 तो मान ही लेंगे, 1 तो प्रत्येक के गुणा में होता ही है, और Q अपॉन आर एल, Q अपॉन एल लिख सकते हैं। इस R को बिल्कुल अलग करके लिख सकते हैं ऐसे, इसमें यहाँ समझ लियो ठीक से। 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एल इज इक्वल टू क्यू की 1 से गुणा कर दी, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर इंटू एल। स्टूडेंट्स इस आर को मैं अलग तोड़ करके लिख सकता हूँ इसे 1/1/r।
1 इंटू नहीं 1/r। 3 प्रकार के रेखीय आवेश घनत्व होते हैं, आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं, एक रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो Q/L पृष्ठीय है तो क्षेत्रफल आएगा Q/A, आयतन आवेश घनत्व है तो वॉल्यूम आएगा बटे में। तो यहाँ पर एक जिक्र हुआ है इस आर्टिकल में लंबाई के रेखीय आवेशित तार, यानी लंबाई पर आवेश को क्या कर दिया है, एक समान रूप से वितरित कर दिया है। तो बताओ इसमें रेखीय आवेश घनत्व लगेगा, पृष्ठीय लगेगा या आयतन आवेश घनत्व लगेगा। तो जब भी कभी लंबाई पर आवेश को एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वहाँ पर लगता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताया होगा। तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व लगेगा। रेखीय आवेश घनत्व का जो सूत्र होता है लैम्डा = Q/L होता है, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से लिखते हैं और रेखीय शब्द आता है तो बटे में लंबाई आती है। तो E = हो जाएगा 1/2 पाई ε0 इंटू Q/L क्या बन गया, लैम्डा 1/r है ये। तो E = 1/2 पाई ε0 लैम्डा की 1 से मल्टीप्लाई λ/r, ये आ गया। अब हम, क्योंकि हमें पता है 1/4 पाई ε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की घात -2 होता है। तो इसे 2 से अंश बाहर को गुणा भी कर सकते हैं, इसे पूर्ण न्यूमेरिकल वैल्यू बनाने के लिए। तो 1/4 पाई ε0 2 λ/ क्या r, ये आ गया प्रूफ हो करके। मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अगर हम ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देख सकते हैं आप E प्रोपोर्शनल 1/r। इसमें इसका मतलब ये होता है यदि हम r का मान बढ़ाएं, दूरी बढ़ाएं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटेगी। r इज इंक्रीजिंग देन इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग एंड r इज डिक्रीजिंग देन E इज इंक्रीजिंग। इसे मैं ग्राफ के माध्यम से बता दे रहा हूँ। और इसका ग्राफ इस प्रकार से आता है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। y अक्ष में मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखा दिया है और x अक्ष में दूरी r को दिखा दे रहे हैं। तो पहले पोजीशन ये थी, तो ये वाली कौन सी अक्ष है, x अक्ष, और ये y अक्ष है। y अक्ष में अब ये पोजीशन यहाँ पर आ गई। तो इसमें देख सकते हैं, देखो दूरी कितनी कम है ये, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है। देखो भाई स्टूडेंट्स, ये दूरी बढ़ गई तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, ग्राफ क्या हो गया, नीचे हो गया। अब यहाँ पर आ गया कोई पॉइंट मान लो, तो देखो दूरी बढ़ चुकी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ लगातार दूरी के साथ साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मान लो यहाँ पर है कोई पॉइंट, तो देखो दूरी कितनी बढ़ चुकी है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल नीचे आने की कगार पर है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसी आर्टिकल के आधार पर अभी और भी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ, आगे देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग कराया था, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उस पर न्यूमेरिकल है एक, ये ध्यान से समझना। जैसे कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, तो दूरी को कैसे लिखा गया उसमें, r से, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर दो या 10⁻² से गुणा कर लेंगे। यह 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये विद्युत क्षेत्र को कैसे लिखेंगे हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम लिख दो, या N/-1। रैखिक आवेश घनत्व निकालना है, रैखिक आवेश घनत्व को लिखते हैं लैम्डा से। तो फॉर्मूला भी बताया था हमने आपको, E = होता है 1/4 पाई ε0 और 2 λ/ क्या r। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो E का मान है 9 × 10⁴, इसका मान कितना होता है, प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी होती है,
9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 2 लैम्डा में फाइंड आउट करना है, और आर का मान कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। इस पर ध्यान देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 9, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -2, ऊपर जाकर किसका हो जाएगा +2, तो 9 2 11 लैम्डा, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा, ये बटन में पहुँचा देंगे इसके 10 टू दी पावर 4 अपॉन 10 टू दी पावर 11, तो ये आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का 11 हो जाएगा, जब ऊपर ले जाएंगे इस घात को, तो -11 + 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू -7। स्टूडेंट सावधानी पूर्वक ध्यान दें, अगर आप ये छोड़े आए यहाँ पर मात्रा लिखा तो नंबर कर सकते हैं आपके, तो इसलिए ध्यान रखियो, इसका जो अभी बताया था मैंने रेखीय आवेश घनत्व ये होता है, तो आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम, और दूरी मीटर, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर, या ऐसा लिख सकते हैं कूलाम मीटर की पावर क्या -1। मुझे उम्मीद है कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अभी इसके अनुप्रयोग रह गए हैं, इसके लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा, और ऐसा नहीं है आपके समझ में नहीं आएगा, वीडियो को बार बार देखें, शुरू से देखें, बड़े ध्यान से देखें, समझ में आएगा। और कोई दिक्कत हो आप कॉलेज में आ सकते हैं कभी भी स्कूल टाइम में, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे अब। धन्यवाद।